हाँ, उसमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश किया गया था, कोशिश क्या, उन लोगों ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की किया था। उनके मेन दो मोटिव थे इस चीज के लिए। एक था कि इंडिया से वो रॉ मटेरियल लेके अपने ब्रिटेन में ले जाना चाहते थे, सस्ते दामों पे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाना चाहते थे, और वहां से फिनिश प्रोडक्ट जो है उसको लाके इंडिया के मार्केट में हायर प्राइसेस पे सेल करना चाहते थे। अगर इंडिया में अपनी ही इंडस्ट्री चलती रहती प्रॉपर वे में, तो वो लोग ये काम नहीं कर पाते, है ना। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश प्रोडक्ट को लाके हायर प्राइसेस में इंडिया में ही सेल करते थे। ठीक है। दूसरा इफेक्ट ये था कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत तेजी से डिक्लाइन करने लगी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अगर डिक्लाइन करने लगी, यानी जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ गया, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से ये हो गया कि जो लोग थे वो अब क्या करते थे, उन्हें अपनी लेवलीहुड के लिए कोई ना कोई दूसरा काम करना था, तो वो ज्यादातर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने लगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि पहले से भी बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे थे। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ा था कि जो इंडिया के कुछ बचे कुचे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लोग थे वो अभी भी फॉरेन कंपटीशन को स्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटेन से फिनिश गुड बन के आता था वो काफी अच्छे स्टैंडर्ड का होता था, क्योंकि उसमें मॉडर्न मशीनरी वगैरह टेक्निक्स यूज होती थी उसको बनाने के लिए। तो फॉरेन कंपटीशन में कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो थे, तो उसकी वजह से क्या हो गया था कि उनके सामान थोड़े महंगे भी बिकते थे। फॉरेन के जो गुड्स थे वो चीप होते थे, सस्ते पड़ते थे, क्योंकि वो मशीनरी से बनते थे। इसकी वजह से जो इस इम्पोर्ट था वो ज्यादा इंकरेज हो गया, यानी कि इंडिया के अंदर जो है फिनिश गुड का इम्पोर्ट और ज्यादा बढ़ गया, है ना। जब इम्पोर्ट बढ़ गया तो यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर थे उनको क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। फिर वो धीरे धीरे करते करते वो लोग भी उनकी कोई प्रॉफिट नहीं बन पा रही थी, तो उनको धीरे धीरे करके अपनी इंडस्ट्री को बंद करना पड़ा और उन लोगों को भी जाके एग्रीकल्चर में ही जाना पड़ा। इसकी वजह से एग्रीकल्चर में और ज्यादा भीड़ होने लगी, ओवर क्राउडिंग हो गई। फिर थर्ड ये पॉइंट था कि लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी ना उनकी बहुत कमी थी, और ब्रिटिशर्स ने कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया था, अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाए थे कि इंडिया में कैपिटल गुड की इंडस्ट्रीज बनाई जाए, उसको डेवलप किया जाए, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रीज बनाए जहाँ पे मशीनरी वगैरह का प्रोडक्शन हो सके। तो इसकी वजह से क्या होता था कि यहाँ के लोग और भी अच्छे मशीनरी वगैरह नहीं देख पाए थे, तो उनको पता ही नहीं था कि कैसे हम दूसरे तरीके से भी प्रोडक्शन वर्क कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो हैं हमेशा ही कैपिटल गुड के उनको ना मिले और वो डिपेंडेंट रहे उनके ऊपर। इंडियंस जो है ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे और सेल्फ रिलायंस ना बन पाए, खुद से काम ना कर पाए। ठीक है। अब जैसे इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि इसकी बहुत बुरी कंडीशन थी, उसकी हालत खराब होती जा रही थी, तो इसकी वजह से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो भी बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री तो बंद ही हो गई थी धीरे धीरे, कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो गया था। फिर लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो गवर्नमेंट थी यहाँ की वो जरा सा भी कुछ एफर्ट नहीं करती थी कि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे और ज्यादा डेवलप किया जाए। उनके रोल बहुत ही लिमिटेड थे, बस कुछ ही इंडस्ट्रीज थी जैसे कि रेलवे था और पावर जनरेशन, पोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें थी। इन्हीं पे सिर्फ वो फोकस करते थे, बाकी और किसी इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने कोई भी एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है। ये 5 पॉइंट्स थे जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इफेक्ट किए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। बात समझ में आई? ऐसे पॉइंट्स 5 पॉइंट्स बना के लिखेंगे और उसके अंदर छोटा छोटा एक दो पॉइंट का एक्सप्लेनेशन बनाएंगे, बताएंगे कि ये जो कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे क्या क्या दो इम्पैक्ट पड़ा, है ना, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हुए, तो उसमें सब में दो दो पॉइंट लिख के बताएंगे। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है हमारा अगला सेक्टर है, अभी तक हम लोग ने कौन कौन से सेक्टर कंप्लीट कर लिए हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके पहले क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा फॉरेन ट्रेड। लिखा है इसमें द रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली इफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड।
जो इंडिया की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, मतलब कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाने वाली पॉलिसी थी इंडिया की, मतलब कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी थी, उन्होंने बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगाया था, मतलब कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करना है ना। इसकी वजह से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड मतलब कि अपने कंट्री से किसी फॉरेन के कंट्री में सामान को लेना और लेन देन करना, बाय एंड सेल करना, इस पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा था। कैसे इफेक्ट पड़ा था देखते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये वाली चीजें हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि इंडियंस उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे, है ना। इसीलिए उन्होंने मशीनरी वगैरह का भी, कैपिटल गुड्स का भी डेवलपमेंट नहीं किया था। तो इंडिया जो है वो क्या बन गया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स बन गया था। जो भी प्राइमरी रॉ मटेरियल वाले गुड्स होते थे उनको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही सस्ते दाम पे। और फिनिश गुड्स जो थे वो इम्पोर्ट, उसका इम्पोर्टर बन गया था। फॉरेन ट्रेड की बात हो रही है, यानी कि अपने कंट्री से किसी फॉरेन कंट्री में लेन देन की बात हो रही है। तो इंडिया की ये कंडीशन हो गई थी इस टाइम पे, इस ड्यूरेशन में, कि इंडिया जो है एक्सपोर्टर बन गया था प्राइमरी गुड्स का एंड इम्पोर्टर बन गया था फिनिश गुड्स का। ठीक है, फॉरेन ट्रेड में ये कंडीशन हुई थी कि इंडिया जो है जैसे कि रॉ रॉ सिल्क हो गया, कॉटन, वूल, शुगर, ये सारी चीजों को एक्सपोर्ट करता था। और जो इम्पोर्टर हो गया था फिनिश गुड का, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गई, वुलन हो गई, वुलन क्लोथ्स वगैरह हो गई। जब वूल यहाँ से प्राइमरी गुड करके एक्सपोर्ट हुआ, यानी ब्रिटिशर्स के पास हुआ, वहां पे मशीनरी वगैरह यूज करके अच्छे प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन के हमें उसे इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट, सॉरी, इम्पोर्ट करना होता था। तो ये इंडिया के लिए लॉस था, है ना। सस्ते दामों पे हम सामान बेच रहे हैं और ज्यादा दामों पे हम सामान खरीद रहे हैं। तो ये एक इम्पैक्ट पड़ा था फॉरेन ट्रेड का, ट्रेड के ऊपर ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकेंड है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। सेकेंड पॉइंट लिखा है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। क्लास 11 में हम लोग ने मोनोपोली पढ़ी थी, किसी को याद है कि क्या होता है मोनोपोली मतलब? क्या क्या? मतलब किसी, नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। मतलब किसी पूरे होल, नहीं, सचिन मोनोपोली क्या होता है? हाँ अंजेश, फिर से बोलो। मैम, एक सेलर और पूरे माल। हाँ, सिंगल सेलर हो, कीर्ति यही कह रही थी। मोनोपोली मतलब होता है ना कि जब सिंगल सेलर हो या एक ही प्रोड्यूसर हो और वो पूरे हर चीजों को, हर प्राइस को, सब चीज को कंट्रोल कर रहा हो, है ना, अकेला राजा हो। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मोनोपोली कंट्रोल इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे बनाए हुए थे। लिखा है मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट ऑफ वाज अलाउड विद कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका एंड ईरान। इंडिया का जो आधे से ज्यादा, हाफ ट्रेड, जो भी फॉरेन ट्रेड होता था उसमें हाफ से ज्यादा जो था वो सिर्फ ब्रिटेन तक ही जाता था। मतलब कि सबसे ज्यादा पोर्शन ब्रिटेन वालों को ही था, अलाउ था। मतलब कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा इंडिया जो भी इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे, वो ब्रिटिशर्स के, ब्रिटेन से ही करे। और इनके हाफ से ज्यादा के पोर्शन के बाद जो कुछ बच गया वो सिर्फ चाइना, श्रीलंका या ईरान, इन कंट्रीज में ही ट्रेड होता था। इनके अलावा और किसी भी कंट्री में ट्रेड नहीं होता था। ठीक है, प्रॉपरली हमें लिख के पॉइंट्स बताने हैं ये सारी चीजें। इसमें कीवर्ड है कि मोर देन हाफ जो है वो ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड होता था, कहाँ पे? ब्रिटेन में। मेन पॉइंट है इसका ये। उसके बाद बोल रहा है और क्या हुआ था, कैसे ये किए थे कंट्रोल, कि द ओपनिंग ऑफ स्यूज कनाल इन 1869, ये डेट इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? क्योंकि न्यूमेरिक 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे जो है ईयर पूछता है कि स्यूज कनाल कब से आया था, कब से बना था, कब से इसकी ओपनिंग हुई थी। स्यूज कनाल था सर्व एज द डायरेक्ट रूट फॉर द शिप ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। इंडिया एंड ब्रिटेन के लिए जो शिप्स ऑपरेट करती थी
इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए जो रास्ता, पानी वाला रास्ता खोला गया था, उसका नाम है ये स्यूज कनाल, और ये कब से बना था? 1869 से हुआ था। ठीक है, याद करना है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मोनोपोली कंट्रोल कैसे किया था ब्रिटिशर्स ने? ओपनिंग ऑफ स्यूज कनाल इन 1869 एंड मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, और अदर जो हाफ के अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ द ट्रेड्स कहाँ तक अलाउड थे? सिर्फ चाइना, श्रीलंका और ईरान में, ये 3 कंट्रीज में ही अलाउड थे। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें, कोई प्रॉब्लम है अभी तक कुछ भी? इज देयर एनी डाउट? नो मैम। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है फॉरेन ट्रेड में कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल का मतलब है कि जैसे हमने देखा कि एक्सपोर्टर जो हो गया था इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्ट करता था बहुत ही हाई प्राइसेस पे जो है फिनिश गुड को, और मोनोपोली कंट्रोल था, वो ज्यादातर सिर्फ ब्रिटेन में ही ट्रेड करने दे रहे थे, किसी और कंट्री में बहुत ही कम ट्रेड करने दे रहे थे। तो इंडिया के जितनी भी वेल्थ थी, यहाँ की जितनी संपत्ति थी, वो क्या हो रही थी? वो ड्रेन होने लगी थी। इसका मतलब है कि वो खत्म होने लगी थी बहुत तेजी से। यहाँ के जो ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया की जितनी वेल्थ थी वो बहुत तेजी से खत्म हो रही थी, क्योंकि इंडिया को सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा था, कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं हो रहा था, कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था जिसमें इंडिया भी थोड़ा प्रॉफिट कमा सके। तो हर तरफ से अगर लॉस होता रहता है तो क्या होगा? यहाँ की वेल्थ जो है कमजोर होने लगेगी, है ना। अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी, वही बात है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था, फिनिश गुड का इंपोर्टर बन गया था, जिसकी वजह से there was used export surplus due to excess export. However, export surplus was used, export surplus हो गया था, और उसको कैसे यूज किया गया था देखो। और ये इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो है वो कैसे यूज किया गया था, इस पे अलग से 1 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि हाउ वाज इंडियाज एक्सपोर्ट सरप्लस वाज यूज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, है ना। तो क्या बताएंगे कि कैसे जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसे यूज किया गया था? एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट डू मीन बाय एक्सपोर्ट सरप्लस? नहीं बता सकता है तो भी बोलो, बता सकता है तो भी कुछ बोलो, रिप्लाई तो करो। बैठे रहो तुम लोग। मत बोलो, फिर हम भी नहीं बताएंगे। नहीं मैम। नहीं मालूम, नहीं मालूम। इंडिया के पास जो है क्योंकि हम लोग ने एग्रीकल्चर वाले में ये भी पढ़ा था ना कि यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स होते थे उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, फूड क्रॉप्स का कम होता था। तो यहाँ पे जब भी इतने सारे रॉ मटेरियल्स यहाँ उगते थे, फार्मर्स को खाने पीने में प्रॉब्लम आती थी क्योंकि उनके पास फूड क्रॉप्स नहीं होता था, लेकिन कैश क्रॉप्स तो बहुत होता था। तो यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट बहुत सारा था, और जब एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, तो मान लो सस्ते रेट पे ले जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के अलावा जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता था वहां पे वो लोग ब्रिटिशर्स क्या करते थे, श्रीलंका में, चाइना में, ईरान में, ये सब जगह पे रॉ मटेरियल्स को हाई प्राइसेस पे एक्सपोर्ट करा करते थे, है ना। अपने कंट्री में, ब्रिटेन में वो बहुत ही सस्ते दामों पे, चीप प्राइस पे लेके जाते थे, लेकिन बाकी की कंट्रीज पे हाई प्राइसेस पे लेके जाते थे, जिससे कि जो भी प्रॉफिट होती थी, यानी एक्सपोर्ट करने में जो भी सरप्लस आता था, यानी जो भी पैसा बचता था, उनको वो कैसे यूज करते थे, इसके ऊपर एक अलग से 3 मार्क्स का या 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम उसे कैसे बताएंगे कि टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिशर्स जो थे, उनके जो भी एक्सपेंसेस होते थे, जो भी खर्चे होते थे कुछ भी काम करने के लिए इस कंट्री के अंदर, उसके पेमेंट वगैरह करने के लिए वो लोग यूज करते थे उस सरप्लस वाले पैसे को, ना कि इंडिया के किसी भी तरीके के बेनिफिट के लिए। वो इंडिया वालों का किसी भी तरीके का बेनिफिट उससे नहीं कराते थे कि लाओ चलो इंडस्ट्री खोल देते हैं या कोई चीज का डेवलपमेंट, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं।
ये सारी चीजों पे एक्सपेंस नहीं करते थे, वो अपने पर्सनल जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते थे उसका पेमेंट करने के लिए यूज करते थे। उसके बाद है टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जितनी भी लड़ाइयाँ करती थी, जहाँ भी जाके उनके वॉर वगैरह होते थे, उसके जितने भी खर्चे होते थे वो इंडिया के सरप्लस को यूज करते थे, इंडिया के एक्सपोर्ट सरप्लस को। और टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स मतलब कि वही सर्विसेज जो होती है, जैसे गुड्स तो विजिबल होता है और सर्विसेज को इनविजिबल आइटम कहते हैं, उसके इम्पोर्ट करने के लिए, है ना। इम्पोर्ट करने के लिए यानी कि ये भी तो खर्चा ही हुआ, अगर हम फॉरेन कंट्री से सर्विस ले रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, यानी हमें पेमेंट भी तो करना पड़ता है, एक तरह से ये भी एक्सपेंस हुआ। तो इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट सरप्लस होते थे जो अदर कंट्रीज से आते थे, श्रीलंका, चाइना और ईरान से, उनको वो अपने पर्सनल यूज के लिए किस तरीके से क्या क्या काम पे यूज करते थे, उसका क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है और हम उसे बताएंगे। क्या करने के लिए? अपने पे एक्सपेंसेस को, कॉलोनियल गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। ब्रिटिशर्स जो थे वॉर पे जितने भी एक्सपेंसेस करते थे, जितने भी लड़ाइयाँ होती थी उस पे खर्चे होते थे, उस पे यूज करते थे। और इनविजिबल आइटम्स की इंपोर्ट करने के लिए यूज करते थे उन पैसे को। ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके। सिर्फ कीर्ति का माइक ही अनम्यूट हो पाता है क्या? और किसी के माइक में प्रॉब्लम है? हैं? आवाज क्यों नहीं आती है तुम लोगों की? कोई मतलब नहीं है। अगर अगले क्लास से ना आवाज नहीं आई किसी की, तो हम क्लास ही लेना बंद कर देंगे तुम लोगों का। कोई क्लास वास नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे अकेले बैठ के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वैसे भी सिर्फ 8-9 बच्चे ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो क्या फायदा? ना तो रिकॉर्डिंग ऑन होगी अगले बार से, ना तो कुछ होगा, क्लासेस होंगी। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, क्लास ओवर कर रहे हैं।